नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिटॉक टीवी में। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे होता है और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार की सबसे पहली स्थिति है प्रणाम आसन। सूर्य उदय के समय एड़ी, पंजे तथा घुटनों को आपस में मिलाकर सावधानी की स्थिति में खड़े हो जाएं और हाथों को जोड़कर छाती के सामने रख लें। इस स्थिति में सांस की गति सामान्य रहेगी। दूसरी स्थिति है हस्तोत्तानासन। इस स्थिति में सांस अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए बिना कोहनियां मोड़े पीछे की ओर ले जाएं। सांस रोककर दृष्टि आसमान की ओर रखें। कमर को भी इसी तरह पीछे की ओर झुकाएं। अब तीसरी स्थिति है पाद हस्तासन। इस स्थिति में सांस बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जितना हो सके जमीन पर टिका दें। सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में घुटने ना मुड़ें। चौथी स्थिति है अश्व संचालन आसन। इस स्थिति में नीचे झुकते हुए हथेलियों को छाती के दोनों ओर टिका कर रखें। अब बायां पैर उठाकर पीछे ले जाएं। पंजा जमीन पर टिका होना चाहिए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में सुविधा अनुसार रखें। घुटना छाती के सामने रखें। दृष्टि आसमान की ओर रखें तथा सांस अंदर भरकर रखें। पांचवी स्थिति है पर्वत आसन। इस स्थिति में सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच में रखें। नितंब और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखने की कोशिश करें। अब छठी स्थिति है अष्टांग नमन आसन। इस स्थिति में हाथ व पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती एवं घुटनों को जमीन पर स्पर्श करें। सांस की गति सामान्य रखें। सातवीं स्थिति है भुजंगासन। इस स्थिति में सांस अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए हाथों को धीरे धीरे सीधा कर दें। दोनों पैर मिले हुए हों तथा नाभि तक का भाग जमीन पर टिका कर रखें। दृष्टि आसमान की ओर रखें। अब आठवीं स्थिति है पर्वत आसन। इस स्थिति में सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच में रखें। नितंब और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखने की कोशिश करें। अब है नौवीं स्थिति अश्व संचालन आसन। इस स्थिति में नीचे झुकते हुए हथेलियों को छाती के दोनों ओर टिका कर रखें। बायां पैर आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में सुविधा अनुसार रखें। घुटना छाती के सामने रखें। दृष्टि आसमान की ओर रखें तथा सांस अंदर भरकर रखें। 10वीं स्थिति है पाद हस्त आसन। इस स्थिति में सांस बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जितना हो सके जमीन पर टिका दें। सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रखें किसी भी स्थिति में घुटने मुड़े ना हो। अब है 11वीं स्थिति हस्तोत्तानासन। इस स्थिति में सांस अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए बिना कोहनियां मोड़े पीछे की ओर ले जाएं। सांस रोककर दृष्टि आसमान की ओर रखें। कमर को भी इस तरह पीछे की ओर झुकाएं। अब है प्रणाम आसन। इस स्थिति में वही रहेगा। एड़ी, पंजे, घुटने आपस में मिले हुए होंगे। सावधानी की स्थिति में खड़े होकर हाथ जोड़कर छाती के सामने रखना है। ये स्थिति पहली स्थिति की तरह ही है और इसमें भी सांस की गति सामान्य रहेगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों की। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर के सभी अंग जैसे पेट, हार्ट, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी, इन सभी को लचीला तथा मजबूत बनाता है। इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। यह ब्लड को साफ करने में भी सहायक है, जिससे हमारी बॉडी चर्म रोगों से बची रहती है। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्योदय का समय ही सबसे उपयुक्त माना गया है। इसीलिए हमेशा सूर्य नमस्कार को सूर्योदय के टाइम पर ही करें, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर जब पड़ती हैं तो हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है, जो स्किन डिसीज मतलब चर्म रोग को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह के समय सूर्य की रोशनी का भरपूर उपयोग करने से तनाव व थकान दूर रहते हैं तथा मन, मस्तिष्क एवं शरीर तरोताजा रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार किन परिस्थितियों में ना करें, जैसे कि शारीरिक दुर्बलता होने पर, हृदय संबंधी बीमारी होने पर, ब्लड प्रेशर हाई होने पर, स्पाइन डिसऑर्डर होने पर, प्रेगनेंसी में, माहवारी के टाइम पर, बुखार या किसी अन्य बीमारी के टाइम पर,
अगर एर्थराइटिस यानी गठिया रोग है तो ना करें। आज का हमारा विषय है कि दिमाग को तेज करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो। बहुत से लोग दिमाग को तेज करने के लिए दवाइयों का सेवन भी करते हैं। डॉक्टर्स लोगों को दिमाग तेज करने के लिए मेंटल एक्सरसाइज तथा बेहतर खान पान की सलाह देते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए न्यूट्रिशंस का अहम रोल है। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपकी मेमोरी को तेज कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादाम तथा अखरोट। स्टडी के मुताबिक विटामिन ई के सेवन करने से मेमोरी लॉस की शिकायत से बचा जा सकता है। बादाम तथा अखरोट में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लैकबेरी की। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैकबेरी का सेवन करने से मेमोरी बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी अगर आप कुछ समय के लिए भूल जाते हैं तो ब्लैकबेरी का सेवन जरूर करें। माना जाता है कि ब्लैकबेरी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो ब्रेन सेल की सुरक्षा करता है। इसके अलावा यह ब्रेन सेल के विकास में भी मदद करता है। नंबर 3, दूध। दूध में विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व याददाश्त बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं, इसीलिए दूध का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कैरोटीनॉइड भी होता है। इन्हें पावरफुल ब्रेन प्रोटेक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। इनमें ब्रोकली, पत्ता गोभी, ब्रूसली तथा अंकुरित सब्जियों का सेवन करना बहुत लाभकारी है। नंबर 5, डार्क चॉकलेट। दिमाग तेज करने के लिए डार्क चॉकलेट्स काफ़ी मददगार होते हैं। जिन डार्क चॉकलेट्स में 70% नारियल होता है वो ब्रेन बूस्टर का काम करता है। कोको में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये ब्रेन को तेज करने में भी मदद करता है। नंबर 6, पानी। सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग का 85% भाग पानी से बना है, जिससे यह तो साफ है कि पानी की कमी ब्रेन की सेल्स में सिकुड़न पैदा कर सकती है। रिसर्च के मुताबिक पानी की कमी ब्रेन की सेल के साथ साथ एकाग्रता और याददाश्त को भी प्रभावित करती है, इसलिए दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। नंबर 7, साबुत अनाज। एनर्जी के बिना दिमाग काम नहीं कर सकता है तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिमाग में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसलिए दिमाग तेज करने के लिए साबुत अनाज का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ खून में धीरे धीरे ग्लूकोज को भेजते हुए पूरे दिन मानसिक रूप से सचेत रखता है। नंबर 8, पालक। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो याददाश्त बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। इसके अलावा पालक में विटामिन B6, विटामिन ई और फोलेट काफ़ी मात्रा में होती है। आपको बता दें कि फोलेट स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। फोलेट की कमी हो जाने से मेमोरी लॉस और अल्जाइमर की शिकायत होती है, इसलिए पालक का सेवन अवश्य करें। नंबर 9, कॉफ़ी। कॉफ़ी एकाग्रता बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके अलावा यह ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट भी पहुंचाती है। बॉडी में कैफीन की ज़रूरत खासकर होती है,
इसलिए एक सीमित मात्रा में कॉफ़ी का सेवन अवश्य करें। नंबर 10, मछली। विशेषज्ञों के मुताबिक फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बच्चों के दिमाग तथा आंखों के विकास में काफ़ी लाभदायक होता है। फैटी फिश में ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार मछली का सेवन करना काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 खाद्य पदार्थ जिससे दिमाग तेज हो सकता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटॉक टीवी में। दोस्तों, हर इंसान को अपने शरीर को फिट रखने की चाहत होती है। हर इंसान चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, चुस्त हो और तंदुरुस्त हो। लेकिन आजकल लोगों के खानपान तथा जीवन शैली ने इंसान के शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ना तो इंसान पौष्टिक आहार ले पा रहे हैं और ना ही शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट या कोई भी ऐसी गतिविधि में भाग ले पा रहे हैं। और जितना शरीर कमज़ोर हो रहा है, उतनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो रही है। नतीजा ये निकल रहा है कि नई नई गंभीर बीमारियां इंसान के शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए शरीर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमारा खानपान तथा जीवन शैली का संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जिनको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा खानपान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज़रूरी है हमारा खानपान। अगर हमारा खानपान सही है, संतुलित है, तो हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारा खानपान ही खराब है तो हमारा शरीर फिट नहीं रहेगा। हमारे खानपान का हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर आता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, जिसमें हमें सुधार लाना होगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम अपने खानपान को संतुलित बनाना होगा और पौष्टिक बनाना होगा। हमें अपने खानपान में साफ ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मछली, चिकन आदि को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। ये सभी पौष्टिक आहार हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा हमें अपनी रोज की गतिविधियों को पूरा करने के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से युक्त आहार का सेवन करना भी आवश्यक है। हमारे शरीर पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं वो ऑयली और स्पाइसी फूड्स डालते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और किसी भी बाहर के खाने से बचें। शादी, पार्टी ऐसी जगह पे कम से कम खाएं या ऑयली स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, जो खान पान बताया है, इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। ये आपके शरीर को फिट रखेगा, जो बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, शरीर को फिट रखने में व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हमारा खान पान बहुत अच्छा है और उसी के साथ हम व्यायाम भी कर रहे हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्यायाम को भी अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। व्यायाम करने से शरीर में एक तो रक्त परिसंचरण भी बढ़ता है, व्यायाम तनाव मुक्त भी रखता है और व्यायाम करने में आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है
कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे हार्ट तथा फेफड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए जिससे मांसपेशियां मजबूत होंगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए जिससे शरीर को लचीलेपन में सुधार होगा। व्यायाम करने के लिए आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर पे ही योगा कर सकते हैं। योगा करने में आप सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कई प्रकार के योगा होते हैं जो शरीर को फिट रखते हैं, उनको कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। व्यायाम करने के लिए सुबह का समय सबसे उपयोगी होता है। सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, पर व्यायाम ज़रूर करिए। सुबह उठेंगे, सुबह को आपको टाइम मिल रहा है तो सुबह करिए। आपको शाम को टाइम मिल रहा है तो शाम को करिए। अगर आपको दोनों वक्त ही समय है आपके पास, सुबह को भी शाम को भी, तो दोनों वक्त करिए। आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो पैदल चलिए काफ़ी देर तक, 10 से 15 मिनट तक पैदल चलिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिनको आप कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम बहुत ही उपयोगी है स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए व्यायाम करें और वो भी नियमित रूप से व्यायाम करें। दोस्तों, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है। आजकल की बिजी लाइफ होने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है। लोग भागदौड़ में रहते हैं, उन्हें सोने का टाइम ही नहीं मिलता, या कुछ लोग मोबाइल में लगे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या अपने किसी काम में बिजी होते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है, जिसके हमारे शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नींद पूरी ना होने के कारण मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, स्ट्रेस हार्मोन, इम्यूनिटी पावर तथा हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम पर्याप्त नींद ले रहे हैं, अगर हम 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। अगर इंसान पूरी नींद नहीं ले रहा है तो वो सुबह उठेंगे, अपने काम पे जाएंगे, पूरे दिन उनके सर में दर्द रहेगा, जो किसके कारण है? सिर्फ नींद पूरी ना होने के कारण। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें, समय पर सोएं, समय पर उठें, यानी सुबह को जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। यही हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारे शरीर को खराब करती हैं। एक छोटी सी गलती बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम हमारे शरीर पर डाल सकती है। इसलिए सचेत रहें, स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसलिए पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 घंटे तो सोना अति आवश्यक है, क्योंकि आदमी काम करता है, थक जाता है, ऊपर से सो नहीं पाता, तो उसके भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाता है, सर में दर्द तो रहता ही है, और जैसा हमने पहले भी बताया है, मेमोरी में भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि याददाश्त में भी फ़र्क पड़ता है, इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। उससे हमारे शरीर में बीमारियां आने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पर्याप्त नींद अवश्य लें। दोस्तों, शरीर को फिट रखने के लिए सुबह का नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी शाम को खा के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। अगर वो सुबह भी नाश्ता ना करें, लेट करें या दोपहर में लंच करें, तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अपने दिन की शुरुआत पौष्टिक आहार से करें। सुबह का नाश्ता आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लेकर आता है। सुबह का नाश्ता मानसिक तथा शारीरिक रूप से चुस्त बनाता है। सुबह का नाश्ता जो लोग नहीं करते हैं, वो दिन भर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा बढ़ा लेते हैं।
सुबह का नाश्ता करने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है तथा वजन भी संतुलित रहता है, क्योंकि इंसान रात में डिनर करके सोता है। और अगर सुबह का नाश्ता ना करें, जैसे मैंने भी पहले भी बताया है, दोपहर में ही लंच करें, तो इससे ब्लड शुगर भी कम हो जाती है तथा शरीर पर और भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सुबह को लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, कुछ ऑफिस में जिसका जो भी काम होता है वो अपने काम पर चले जाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार लोगों को लंच करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, वो शाम को ही खाना खाते हैं। या ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे दिन खाना ही नहीं खा पाते हैं, तो इससे हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए समय पर खाएं, पौष्टिक आहार लें। कुछ लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, अपने काम में इतना लगे रहते हैं कि वो दिन भर खा ही नहीं पाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगर खाली पेट इंसान होता है तो उसमें बीमारियां लगने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता अवश्य करें, सुबह की शुरुआत एक पौष्टिक आहार के साथ करें। दोस्तों, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं और डिहाइड्रेशन भी आ जाती है। पानी कम पीने के कारण स्किन तथा यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और हमारा शरीर खाना भी नहीं पचा पाता। हमारी जो डाइजेशन प्रणाली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। हमें दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिन्हें नए नए इन्फेक्शन लगते रहते हैं। आए दिन उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन लगे होते हैं, स्किन में इन्फेक्शन लगे होते हैं और भी बहुत सारे इन्फेक्शन उन्हें लग जाते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। पानी पीने का भी एक तरीका होता है, जिसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हमने प्रॉपर बताया है कि पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको एक बार देखें। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर फिट रहेगा, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। दोस्तों, अगर शरीर को फिट रखना है तो तनाव मुक्त भी रहना होगा। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें हृदय संबंधी रोग, मानसिक रोग तथा पाचन प्रणाली आदि की समस्या लग सकती है। कुछ लोग इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वे ये नहीं सोच पाते कि तनाव से कैसे मुक्त हों। इंसान को किसी भी प्रकार से तनाव लग सकता है, किसी भी प्रकार के बिजनेस से, अपनी पढ़ाई से, अपनी जॉब से या किसी भी तरीके से तनाव लग सकता है, लेकिन तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव बीमारियों की जड़ है। जाहिर सी बात है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाएगी। तनाव दूर करने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। खुद का माइंड फ्रेश रखने के लिए आप मूवी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप अपना मनोरंजन कीजिए, अपना समय अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ व्यतीत कीजिए, जिससे आपका तनाव दूर रहेगा। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, इसलिए खुद को अकेला ना छोड़ें और तनाव मुक्त रहें। जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों पे ध्यान दें, इनसे आपका तनाव भी दूर रहेगा और आपका शरीर भी फिट रहेगा।
दोस्तों, शरीर को फिट रखने के लिए दूध पीना भी बहुत ज़रूरी है। दूध पीने से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी भी होने लग जाती है और ओस्टियोपेरोसिस का भी जोखिम बढ़ने लग जाता है, जिससे बचने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन करें और फिट रहें। दोस्तों, अब हम आपको कुछ और अहम बातें बताएंगे जिनसे आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए एक तो जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। सुबह व शाम के वक्त 30 से 40 मिनट तक पैदल चलें। ऐसा करने से हृदय रोग, तनाव दूर होंगे और शरीर भी फिट रहेगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपने घर में या आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें और सीढ़ियाँ ही चढ़ें, सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। इससे शरीर फिट रहेगा। कुछ लोग बहुत देर बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दिन भर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठें। बीच बीच में घूमते रहें, टहलते रहें, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा बैठकर काम ना करें। कुछ लोगों में बैड हैबिट्स होती हैं जिनमें शराब, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इन्हीं सभी नशीले पदार्थों को छोड़ दें, इनका सेवन ना करें। या कोशिश करें, अगर आपकी हैबिट है, आप पे नहीं छूट रहा है, तो कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें या ना करें, तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। इससे आपका शरीर फिट रहेगा। कुछ लोग बाहर की चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बाहर का कुछ भी ऑयली, स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इससे हमारा शरीर खराब होता है, हमारी पाचन क्रिया खराब होती है। तो इन सब चीज़ों को खाने से बचें, आपका शरीर फिट रहेगा। हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको इस्तेमाल करने से शरीर फिट रहेगा। तो इन चीज़ों में ध्यान दें। जैसा कि खान पान का बताया है, उसी हिसाब से अपना खान पान मेंटेन करें। बाहर की चीज़ें खाने से बचें। खुद को व्यस्त रखें। खुद को व्यस्त रखने से तनाव भी नहीं रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा। जितना समय आप व्यायाम करने में दोगे, आपने आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। व्यायाम करने से, कसरत करने से पूरा शरीर चलता है। हमारी मांसपेशियाँ, हमारी मसल्स स्ट्रोंग बनती हैं। व्यायाम करने से हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रोंग रहती है, जिससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आने से बचती हैं। देखिए, कुछ तो बीमारियां किसी कारणवश आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान की खुद की कमी के कारण उसके शरीर में घुसती हैं। अधिकतर बीमारियों का जिम्मेदार इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद होता है। बीमारी लगने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन खुद की लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर इंसान शुरू से ही अपनी लाइफ को मेंटेन करे, अपना खान पान अच्छा रखे, व्यायाम करे, तो उससे लाभ ही होगा, हानि कुछ नहीं होगी। और ऐसा नहीं करने से सिर्फ और सिर्फ हानि होगी, जो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाती रहेगी। आपका शरीर बिल्कुल खराब रहेगा। और सबसे अहम है इम्यूनिटी पावर। अगर शरीर कमज़ोर है तो उस इंसान की इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर होगी, और इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाने से
बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा उस शरीर पर अपना आक्रमण करेंगी। तो उससे बचने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाइए। शरीर मजबूत रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, शरीर भी फिट रहेगा। जो भी हमने आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आपको हमारी जानकारियां पसंद आई होंगी। और आप अगर कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। और जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटॉक टीवी में। आज हम आपको एड़ियाँ फट जाने के कारण तथा उनको ठीक करने के कुछ घरेलू और बहुत ही अच्छे उपाय बताएंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, जिनकी वजह से हम फुटवियर भी नहीं पहन पाते, यानी हम कोई भी जूता चप्पल भी नहीं पहन पाते हैं। कई बार तो एड़ियाँ इतनी बुरी तरीके से फट जाती हैं कि उनमें असहनीय दर्द के साथ साथ खून भी आना लग जाता है और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। फटी हुई एड़ियाँ देखने में भी काफ़ी भद्दी लगती हैं। आपकी एड़ियों को कोमल बनाने के लिए हम आपको बहुत ही अच्छे और कारगर घरेलू उपाय बताएंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो फटी एड़ियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन हम जो आपको उपाय बताएंगे उनका ना तो आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा और वे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे और आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एड़ियाँ फटने के क्या क्या कारण हैं। वैसे तो एड़ियाँ फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आपको एड़ियाँ फटने के 10 प्रमुख कारण बताएंगे। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से भी हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। कैल्शियम वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हड्डियाँ भी कैल्शियम से मजबूत होती हैं। इसलिए कैल्शियम युक्त आहार का भरपूर मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करने से भी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्योंकि साधारण से खाना खाने से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। इनसे बचने के लिए हमें हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। रसदार तथा मौसमी फलों का सेवन ना करने से भी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्योंकि फलों में कई प्रकार के विटामिन्स तथा मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए फलों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में भी आपने अक्सर एड़ियों को फटे हुए देखा होगा, इसलिए हमें सर्दियों के मौसम में भी अपनी एड़ियों की खास देखभाल करनी चाहिए। बढ़ती उम्र में भी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्योंकि ओल्ड एज में स्किन बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाती है और जिसे सिकुड़ने से हमारी एड़ियाँ भी फट जाती हैं और हमारे चेहरे पर या हमारे हाथ पैरों में भी बहुत ही ज़्यादा स्किन खराब दिखने लगती है। इसलिए स्किन की हमें ओल्ड एज में भी केयर करनी चाहिए। पानी कम पीने से भी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्योंकि पानी कम पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन आ जाती है और स्किन में रूखापन आ जाता है, जिससे एड़ियाँ फट जाती हैं। इससे बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जिन जूते व चप्पलों का सोल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उन्हें पहनने से भी एड़ियाँ फटने की समस्या आ जाती है।
कठोर तल वाले जूते चप्पल पहनने से एड़ियाँ भी फटती हैं और हमारे पैर में नीचे डील हो जाती है, जिसे हम कॉर्न कहते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें कोमल फुटवियर पहनने चाहिए। इससे हमारी एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी और हमारा पैर का तलवा भी सेफ रहेगा। जो लोग काफ़ी मोटे होते हैं, जिनका शरीर काफ़ी भारी होता है, उनमें भी एड़ियों की समस्या अक्सर आ जाती है। उनकी भी एड़ियाँ अक्सर फट जाती हैं। जो लोग नंगे पैर चलते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें वो जूते चप्पल नहीं पहन पाते हैं, उन्हें भी एड़ियाँ फटने की समस्या आती है। इसलिए कोशिश करें कि नंगे पैर ना चलें। जो लोग अपने पैरों की देखभाल सही से नहीं करते हैं, उनकी भी एड़ियाँ अक्सर फट जाती हैं। जो लोग धूल मिट्टी में ऐसे ही घूमते हैं, अपनी एड़ियों को पूरी तरीके से, अपने पैरों को पूरी तरीके से साफ नहीं करते हैं, उन्हें ये समस्या अक्सर आ जाती है। इसलिए अपने पैरों को धूल मिट्टी से बचा के रखें और धूल मिट्टी में सन भी रहे हैं पैर तो उन्हें सही से साफ करें। अब हम आपको फटी एड़ियों को सही करने के कुछ घरेलू और बहुत ही कारगर उपाय बताएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल का तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए 1 चम्मच नारियल का तेल लें और उसे हल्का सा गर्म कर लें और रात में सोने से पहले अपनी एड़ियों पर नारियल के तेल की मसाज बहुत ही हल्के हाथ से करें और सुबह उठकर अपने पैरों को साफ ताज़े पानी से धो लें। इस उपाय को आप 10 से 15 दिन तक लगातार करें। आपकी एड़ियाँ बहुत ही मुलायम हो जाएंगी। ग्लिसरीन तथा गुलाब जल दोनों ही हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं तो ये दोनों ही चीज़ें उनको बहुत ही कोमल बना देंगे। फटी एड़ियों के लिए 3/4 मात्रा में गुलाब जल ले लें और 1/4 मात्रा में उसमें ग्लिसरीन मिला लें। इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपनी एड़ियों पर 15 से 20 मिनट तक लगा कर रखें। 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से अपनी एड़ियों को धो लें। इसे आप लगातार 2 से 3 हफ्ते तक करते रहें। आपकी एड़ियाँ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपचार को आप नियमित रूप से करें। शहद हमारी फटी एड़ियों को कोमल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। शहद हमारे पैरों को हाइड्रेट भी रखता है तथा उनका पोषण भी करता है। फटी एड़ियों के लिए आप पानी में आधा कप शहद मिला लें और अपने पैरों को 20 से 25 मिनट तक पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद अपने पैरों को बाहर निकालकर किसी मुलायम तौलिए से पोंछ लें। इस विधि को आप 2-3 हफ्ते तक लगातार करें। आपको रिजल्ट स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएगा और 2-3 हफ्ते में आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोम व सरसों का तेल। मोम व सरसों का तेल भी हमारी फटी एड़ियों को कोमल बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। 50 ml सरसों का तेल लें, उसको गर्म कर लें। जब तेल उबलने लग जाए तो उसमें 20 से 25 ग्राम मोम मिला दें। जब मोम पूरी तरीके से तेल में घुल जाए तो तेल को ठंडा कर लें और रात में सोने से पहले अपनी एड़ियों पर लगाएं। ऐसा करने से आपको जल्दी लाभ मिलेगा और इस विधि को आप नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते तक करें। आपकी एड़ियाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। जैतून का तेल। जैतून का तेल भी हमारी एड़ियों को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। जैतून के तेल की मालिश
हल्के हाथ से अपनी एड़ी ऊपर करें और 20 से 25 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। उसके बाद साफ ताज़े पानी से अपनी एड़ियों को धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार या फिर 3 बार आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप नियमित रूप से करें, आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमने आपको एड़ियाँ फटने के कारण भी बताए और उनको बिल्कुल ठीक करने के उपचार भी बताए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। और आप किसी भी अन्य टॉपिक पर या इसी वीडियो के बारे में हमें कुछ अपनी राय देना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट से ही हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आगे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिटॉक टीवी में। आज का हमारा विषय है कि आंखों की देखभाल कैसे करें और उनको हमेशा स्वस्थ कैसे रखें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें एक पल के लिए भी हमसे अलग हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा। लगातार मोबाइल देखना, टेलीविज़न देखना, लैपटॉप में बिजी रहना आदि में लगे रहने से हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। आंखें खराब होने में अनियमित जीवन शैली व खराब खान पान की बहुत बड़ी वजह है। आंखों की रोशनी बरकरार रखने में तथा उन्हें हेल्थी बनाने में हमें अपनी जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव करने होंगे, जिनमें हमें अपना खान पान में भी बदलाव करना होगा। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनसे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आंखों में खराबी आने की क्या क्या वजह होती हैं, जिनमें से एक वजह है कि पढ़ते समय आंखों के और किताब के बीच में उचित दूरी ना रखना। जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं तो आंखों और किताब के बीच लगभग 12 इंच की दूरी बनाकर रखें, जिससे आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा और उनमें दिक्कत नहीं आएगी और वो नहीं थकेंगी। उनको स्वस्थ रखने में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, तो इसलिए यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी वजह है जिनसे हमारी आंखें खराब होती हैं, उनमें है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उचित रोशनी नहीं है, वहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो उससे सीधा जो लाइट होता है वो हमारी आंखों पे पड़ता है, जिससे हमारी मसल वीक होती हैं और रोशनी में दिक्कत आती है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप टीवी देख रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो तो वहाँ पे उचित रोशनी रखें, ताकि उसकी जो लाइट होगी टीवी की या लैपटॉप की डायरेक्ट हमारी आंखों पे ना पड़े। ऐसा करने से, लाइट जला लेने से हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो कृपया ऐसा करें, क्योंकि जो हमारा बिजी शेड्यूल होता है उसमें अक्सर लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, फ्री टाइम होता है तो उस पर टेलीविज़न देख रहे होते हैं, तो उसमें ये काम जरूरी है करना। इससे हमारी आंखें खराब नहीं होंगी और स्वस्थ रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं या कि कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है या किसी कोई सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो जाती है, आंखों में थकावट हो जाती है, तो उन्हें इस केस में आराम देना बहुत ज़रूरी है। अब आराम देने के लिए क्या करना है, एक तो पढ़ाई को बंद कर देना है और साफ़ और ताज़े पानी के छींटे लगाने हैं आँखों पे, जिससे उनको रिलैक्स मिले। और उसके बाद रेस्ट करें आधा घंटा 1 घंटा, और फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। कई बार होता क्या है कि लोग 2 पहिया वाहन चलाते समय ना तो हेलमेट का यूज़ करते हैं, ना ही चश्मे लगाते हैं। ऐसे में कोई भी धूल, मिट्टी या कोई भी मच्छर, कीड़ा हमारी आंख में डल जाता है और लोग फिर उसको रगड़ते हैं, हार्डली रगड़ते हैं,
उससे वो हमारी आंख पूरी लाल हो जाती है और वो आंख में अंदर चला जाता है। कृपया ऐसा ना करें। अगर कभी ऐसा हो तो साफ तौलिया या रुमाल से उसको आसानी से निकालने की कोशिश करें। नहीं निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन रगड़े नहीं। और ध्यान रखें, हमेशा बाइक चलाते वक्त हेलमेट या चश्मे लगा कर ही चलें। आपके द्वारा ऐसा करने से आप और आपकी आंखें दोनों ही सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें धूल या मिट्टी उड़ती हो, वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, हॉकी हो सकती है, तो ऐसे में अगर कभी भी गेंद से या किसी भी तरीके से हमारी आंख में कुछ भी चला जाए तो ऐसे में आंख बिल्कुल ना रगड़ें। आंख रगड़ने से वही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। तो ऐसे में साफ रुमाल या तौलिए से साफ करें। दिक्कत बढ़ रही है तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और ऐसी जगह खेलने से बचें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेफ्टी हमेशा रखें, क्योंकि हमारी आंखें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं या उसमें काम करते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता हो, जिनमें कृषि कार्य हो सकता है, कोई भी केमिकल फैक्ट्री हो सकती है या कोई भी लेबोरेटरी हो सकती है, तो उसमें सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया और गलती से वो आपकी आंख में चला गया। आंख में कैसे जाएगा? मान लीजिए आपने हाथ नहीं धोए हैं या आप करते करते आपने आंख खुजा लिया, आंख में हाथ लगा लिया, तो उससे आंख में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये केमिकल इतने हार्ड हो सकते हैं, अगर हमारी आंख में गलती से भी चला जाए तो हमारी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। अगर गलती से कभी ऐसा होता है तो आंख को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, क्योंकि आंख रगड़ने से वही है, स्वेलिंग आ सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है और रेडनेस आ सकती है। तो ऐसे में आंख को साफ ताजे पानी से छींटे लगाने हैं, उसको धोना है और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं जिसमें आप बाइक चला के आ रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करके आ रहे हैं जिसमें धूल मिट्टी आंखों में जा सकती हो, तो ऐसे में आते ही अपनी आंखों को अच्छी तरीके से वॉश करें, चेहरा धोएं और उनमें ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और एक बात, आंख साफ करने के लिए या मुंह पोंछने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें। किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया या रुमाल इस्तेमाल ना करें। इससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में या चेहरे पे कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा अपना रुमाल और तौलिया ही इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से आंखों में छींटे लगाएं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ आंखों के व्यायाम जिनसे आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। उनमें सबसे पहला व्यायाम ये है, आप कोई भी पेन ले लें जिसमें एक जो उसकी निब होती है उस पर फोकस करें। पहले उसको आंख से दूर रखें और उसको देखें, दोनों आंखों से उस पर फोकस रखें, वहां तक देखें या इतनी दूर रखें जहां पे आप उसको सही से देख पा रहे हो। फिर धीरे धीरे उसको अपनी आंखों के पास लाएं, वहां तक जहां तक आपको साफ दिख रहा हो। फिर उसको दूर ले जाएं, फिर पास लाएं। ऐसा निरंतर दिन में 2 से 3 बार दोहराते रहें, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसा करने से आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी जानकारियां लाते रहते हैं और आगे भी ऐसे ही लाते रहेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आँखों के व्यायाम की, जो कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आँखों का व्यायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों आँखों से छत की तरफ देखें, फिर नीचे यानी ज़मीन पे पैरों की तरफ देखें और फिर सीधे हाथ की तरफ देखें, फिर उल्टे हाथ की तरफ देखें और फिर उल्टे हाथ की तरफ ही आँखों को गोल दिशा में घुमाएं। फिर आंखों को सीधे हाथ की तरफ गोल दिशा में घुमाएं। ऐसा हमेशा करना चाहिए, ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं खान पान, यानी कि हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। जिनमें सबसे पहली बात है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी हो जाने से नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत हो सकती है।
हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में मौजूद कैरोटीन तत्व विटामिन ए में बदल जाता है। हरी सब्जियों में जैसे पालक, पुदीना, मेथी, बथुआ, सेमी, बीन्स आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अब बात करते हैं जिंक युक्त फूड का सेवन करने की। जिंक का सेवन करना आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। जिंक विटामिन ए के साथ मिलकर रेटिना को स्वस्थ करता है। बिना जिंक के आंखों की जरूरत के अनुसार पर्याप्त विटामिन नहीं मिला तो परिणाम स्वरूप नजरें कमजोर होने लग जाती हैं। मूंगफली, दही, डार्क चॉकलेट तथा तिल आदि में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करें। अब बात करते हैं ताजा मौसमी फलों की। आंखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन सी का काफी महत्व है। विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन नियमित रूप से करना बहुत लाभदायक है। विटामिन सी युक्त फलों में अमरूद, संतरे, अनानास, तरबूज तथा अंगूर आदि आते हैं। इन सभी का सेवन आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और इन सभी फलों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं अंडे के सेवन करने की। अंडा आंखों के लिए काफी लाभदायक होता है। कैरोटीनॉइड्स का निर्माण करने वाले ल्यूटिन तथा जीजेइन नामक तत्व किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा अंडे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना एक अंडे का सेवन करने से कैरोटीनॉइड्स की कमी के कारण आंखों के सेल्स में होने वाली कमी को रोका जा सकता है, इसलिए अंडे का सेवन अवश्य करें। अंडा बाजार में आसानी से मिल भी जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है और हमारी आंखों के लिए बहुत उपयोगी भी होता है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें हम बताएंगे किशमिश के बारे में। आंखों की रोशनी बढ़ाने में किशमिश का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। किशमिश में विटामिन ए बीटा कैरोटीन और ए कैरोटीनॉइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। रोजाना किशमिश का सेवन करने से आंखों की कमजोरी, मसल्स डैमेज तथा मोतियाबिंद आदि नहीं होता है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। अब बात करते हैं बादाम युक्त दूध का सेवन करने की। दूध में बादाम मिलाकर सेवन करने से हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। बादाम युक्त दूध का सेवन हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। बादाम वाले दूध में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट आंखों के लेंस को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, इसलिए बादाम युक्त दूध का सेवन अवश्य करें। अब बात करते हैं कि हमारी आंखों को नेत्र चिकित्सक यानी आंखों के डॉक्टर के पास कब दिखाना चाहिए। अपनी आंखों को स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हमारी आंखों में कभी भी दिक्कत हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। और जनरली जो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती हैं उनमें जैसे कि आंख का लाल हो जाना, आंख सूज जाना, पानी आना, आंखों का दुखना, जलन होना, कलर विजन हो जाना, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है उससे सेंसिटिविटी हो जाना, आंखों में खुजली होना या किसी किसी को आंखों में बहुत ज़्यादा ढींड आके चिपक जाना, तो इस केस में हमें डॉक्टर को निरंतर दिखाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है कि उनका पोषण सही से ना हो पाना, सही खाद्य पदार्थों का सेवन ना कर पाना। इसी वजह से उनको छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। किसी को डायबिटीज है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, आंखों पे दिक्कत आ सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं। तो अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखें और अपनी आंखों को प्रॉपर चेक कराएं। आंखों को कब कब चेक कराना है? अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो हर 5 से 10 साल में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी उम्र 40 से 65 साल है तो हर 2 से 4 साल में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो हर 1 या 1.5 साल में डॉक्टर के पास जाएं।
अगर आपकी उम्र बड़ी है तो आपको अपनी आंखों से संबंधित तकलीफों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद आदि। एक तो उम्र बढ़ गई है, आंखें पुरानी हो गई हैं और पोषण सही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आंखों का खराब होना जायज है। उनसे बचने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए अपने खान पान का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ध्यान रखने के लिए अगर हम शुरू से ही अपना खान पान, व्यायाम और अपनी बीमारियों पर कंट्रोल करेंगे तो हम आसानी से आने वाली दिनों में यानी अपनी बढ़ती उम्र में अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए कोशिश रहे कि आप हमेशा अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। जो हमने आपको ऊपर समझाया है, पूरी वीडियो में हमने आपको बताया है, ऐसा करें, खुद को ऐसा मेंटेन करें। अगर आपकी उम्र बड़ी भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपकी उम्र कम भी है तो शुरू से ही आपकी आंखें मेंटेन रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी आंखें इतनी इम्पोर्टेंट हैं जिनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें शुरू से ही पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद जॉब करनी होती है या कुछ भी करना होता है, पालन पोषण करने के लिए कोई ऑफिस वर्क करता है या कोई भी किसी भी वर्क को करता है, तो उसमें हमारी आंखों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर हमारी आंखें ही सही नहीं रही हैं तो हम अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी आंखों को शुरू से ही मेंटेन करके चलें। हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेडिटॉक टीवी। दोस्तों, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि दर्द किसी के भी पेट में हो जाता है, जो कि एक आम बात है, और दर्द होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पेट में कभी कभी इतनी तेज दर्द हो जाता है और ऐसी जगह दर्द हो जाता है जो असहनीय हो जाता है, और जो हमारे शरीर में और भी बीमारियों का कारण बन जाता है। कुछ लोग दर्द को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं या कोई भी दर्द की दवाई लेकर दर्द को बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इतनी छोटी सी लापरवाही किसी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है? जी हाँ, और उस बीमारी का नाम है अपेंडिक्स, या जिसे मेडिकल भाषा में अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस आज के टाइम में एक आम बीमारियों की तरह हो गई है, जो लोगों की लापरवाही से पेट में फट तक जाती है, और संक्रमण ज्यादा फैलने के कारण इंसान की मृत्यु भी हो जाती है बावजूद ऑपरेशन के। क्योंकि अगर आपकी अपेंडिक्स पेट में फट गई है और आपने ऑपरेशन कराया तो संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ हमारे और भी ऑर्गन को ले बैठती है और हमारे पेट में एब्सिस हो जाती है, जिससे संक्रमण कई कई महीने तक चलता रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको अपेंडिक्स से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे कि अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स पेट में किस जगह पर होती है, अपेंडिक्स के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक ट्यूब की तरह दिखने वाला ऑर्गन है। जहां हमारी छोटी तथा बड़ी आंत मिलती है, उसी जंक्शन के पास अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स हमारी शरीर के राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन यानी कि हमारे शरीर के दाएं तरफ निचले हिस्से में पाई जाती है। अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर तक होती है। अपेंडिक्स हर शरीर के इंसान में होती है, लेकिन संक्रमण के कारण अपेंडिक्स बढ़ जाती है और बड़ी आंत से जुड़ी होने के कारण और भी बीमारियों को जन्म देने लग जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक तरफ तो नॉर्मल अपेंडिक्स है और दूसरी तरफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है जो संक्रमण हो चुका है। चलिए अब आपको अपेंडिक्स की लोकेशन बताते हैं। देखिए, ये एक पेशेंट है, ये अम्लाइकल है, ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि अपेंडिक्स कहाँ पे होती है। सबसे पहले हम मार्क खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये बोन है, यहाँ बोन का लास्ट है, यहाँ से इस तरीके से हमने मार्क खींचा, और हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर लेंगे, 3 बराबर बराबर हिस्सों में। जैसे कि एक यहाँ पे खींचा
और एक अपने यहाँ पे खींचा। और अब आपको बताते हैं अपेंडिक्स कहाँ पे होती है। इस हिस्से को छोड़ देंगे, हम इस हिस्से को छोड़ देंगे और हमारा ये जो पॉइंट है ये अपेंडिक्स का पॉइंट है। हम ऐसे दबा के देखते हैं अपेंडिक्स में क्या होता है। अगर टेंडरनेस है या अपेंडिक्स नॉर्मल भी है, हल्का इन्फेक्शन है, अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अपेंडिक्स हमारी आंत का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो खुला रहता है जो हमारी आंत से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। कई बार खाना खाते समय हमारा खाना या मल हमारी आंत के थ्रू उस हिस्से में चला जाता है। क्योंकि वो दूसरी तरफ से बंद है तो वो खाना या मल उसमें जमा हो जाता है और बाहर निकलने का जो कि रास्ता नहीं है, इसीलिए उसमें वो जमा होके संक्रमण पैदा करने लग जाता है। धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता रहता है, अपेंडिक्स फूल जाती है, पस बन जाता है और बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ जाती हैं और असहनीय दर्द के साथ कई बार अपेंडिक्स फट भी जाती है। अपेंडिक्स का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो कि खाना या मल के कारण होता है। चलिए अब बात करते हैं अपेंडिक्स के क्या लक्षण हैं कि कैसे पता लगे कि हमें अपेंडिक्स हो गया है। जैसे पहला लक्षण है पेट में दर्द। वैसे तो पेट में दर्द होने की और भी वजह हो सकती हैं। अगर आपको अपेंडिक्स नहीं है तो दर्द एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। अगर अपेंडिक्स है तो दर्द की लोकेशन बदलती रहेगी। दूसरा लक्षण है उल्टी आना। अपेंडिक्स का दर्द शुरू होने के बाद उल्टी आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। अपेंडिक्स का एक और लक्षण है ठंड लगना और ठंड के साथ बुखार आना। अपेंडिक्स में ठंड लगेगी और ठंड के साथ 99 से लेकर 102 तक यानी कि 102 तक भी बुखार चला जाता है, जो कि इसके जुड़ी समस्या है। और अपेंडिक्स के लक्षणों में जैसे कि भूख ना लगना, पेट में दर्द होता है, इंसान खा नहीं पाता है, गैस पास नहीं हो पाती है, दर्द कमर की तरफ भी चला जाता है, मरीज को कब्ज हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं, पेशाब करने में परेशानी भी हो सकती है, जो कि एक अपेंडिक्स के कॉमन लक्षण है। दोस्तों, ये तो थी अपेंडिक्स से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप इन पे अमल भी करेंगे। सबसे पहली बात हम फिर यही कहेंगे कि किसी भी चीज में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, दर्द हो या एनीथिंग, कुछ भी बीमारी हो, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की एक छोटी सी लापरवाही किसी भी अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है, जो कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और हम आपको ये चीज बता भी रहे हैं। अपेंडिक्स को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स आती है और कई बार नहीं भी आती है। अपेंडिक्स को ज्यादातर क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। जो जनरल सर्जन होते हैं, जो पेट के डॉक्टर होते हैं, वो अपेंडिक्स को क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स आ जाएगी और आप डॉक्टर के पास गए, आपने अल्ट्रासाउंड दिखाया, उसमें उन्होंने देखा कि अपेंडिक्स है, फिर वो चेक कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्हें अपेंडिक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अपेंडिक्स आने की कुछ और भी वजह हो सकती है। वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स शो हो सकती है। अपेंडिक्स को डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्लिनिकली, जो कि हमारे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं। ये तो रही ये बात। फिर हम आपसे यही बताएंगे कि जैसे कि लोग इतनी लापरवाही कर देते हैं कि दर्द होने के बावजूद उसको ऐसे ही दबवाने चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ऐसे ही दवाई दे दो, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। डॉक्टर तो दवाई दे देते हैं मरीज के कहने पर, मरीज को समझाते भी हैं, कई बार मरीज नहीं मानता है। उसके बाद लापरवाही चलती रहती है और वो इतना घोट लेते हैं उस दिक्कत को कि अपेंडिक्स फट जाती है। अपेंडिक्स फटने की ये भी वजह है कि लोग एक बार डॉक्टर के पास गए फिर दोबारा नहीं जाते हैं कि हाँ हम तो ठीक हो गए। इसके कारण अपेंडिक्स फट गई, संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। तो इसे रोकने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि
कई बार मेडिसिन से भी अपेंडिक्स दब जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दबती। अगर इन्फेक्शन हल्का फुल्का है तो दब जाती है, लेकिन ये नहीं है कि दोबारा चांस नहीं है। उस पर्सन को दोबारा दर्द होने की संभावना भी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टिव हो चुका है। किसी किसी को जल्दी हो जाता है, किसी किसी को आगे जाके बहुत लेट होता है, या किसी किसी को नहीं भी होता है। लेकिन एक बार आपकी अपेंडिक्स दब गई, ठीक है दब गई, लेकिन अगर दोबारा दर्द हो रहा है तो सीधा सीधा उसका ऑपरेशन कराइए। अगर फिर भी आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो जाहिर सी बात है फटेगी, और अपेंडिक्स जब फटती है तो हमारी आंत से जुड़ी होने के कारण वो आंत को भी ले बैठती है, उसको भी डैमेज कर देती है, और संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि अगर आपने ऑपरेशन भी करा दिया, ठीक है ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स को निकाल लिया गया, लेकिन उसने तो पेट में संक्रमण फैला रखा है। ऑपरेशन के बाद भी 1 से 2 महीने तक इतनी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा पस हो जाता है वहां पर वो निकलता रहता है, ड्रेन तक डालने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण। तो हमारी यही गुजारिश है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या जो भी हमसे आपको जानकारी चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, और सही तरीके से पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और गलत तरीके से पानी पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या नुकसान होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। कहते हैं कि दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, जिससे पाचन क्रिया सही तरीके से होती है। हमारा शरीर 75% पानी से बना है, और पानी ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन गलत तरीके से पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर में दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हर किसी के शरीर के हिसाब से पानी की ज़रूरत सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन पानी पीने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी पीना चाहिए। खाली पेट पानी पीने से शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ऐसा करने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सुबह खाली पेट पानी पीने से कब्ज की समस्या में भी राहत मिलती है। खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी पीने से खाना आसानी से पच जाता है। खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को एक बार में पीने के बजाय धीरे धीरे पीना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारा सलाइवा यानी हमारी लार भी पानी में मिलकर शरीर में अंदर जाती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलती है। जो पानी आप पी रहे हैं उसका तापमान शरीर के तापमान से ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्मियों में बहुत से लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ठंडा पानी पीने के बजाय नॉर्मल पानी पिएं। नहाने के आधे घंटा पहले पानी पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप नहाएं उससे आधे घंटा पहले पानी जरूर पिएं। सोने से पहले पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले हमेशा पानी पिएं। खड़े होकर पानी पीने से पानी तेजी से पेट के निचले हिस्से में चला जाता है, जिससे पानी के पोषक तत्व शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इसीलिए
खड़े होकर पानी ना पिएं, हमेशा बैठकर ही पानी पिएं। कसरत करने से पहले और कसरत करने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ऐसा करने से डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है और कसरत करने में जो पसीना आता है, पानी उसकी भी पूर्ति कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं या फिर उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसके कारण वह अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो कोई भी बीमारी आसानी से हमें अपनी चपेट में ले लेगी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी के अगेंस्ट फाइट करेगा। आइए अब जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर को सभी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तथा किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने खान पान तथा जीवन शैली में बदलाव करके अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इम्यूनिटी कम होने के क्या कारण हैं और हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अतिरिक्त दवाइयों के सेवन से बचें। ज़्यादा दवाई खाने से, लंबे समय तक दवाई खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही किसी दवाई का सेवन करें, अन्यथा दवाई खाने से बचें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी ना होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें। शराब, धूम्रपान तथा तंबाकू का सेवन इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करता है, जिससे शरीर कई बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए शराब व धूम्रपान तथा तंबाकू का सेवन करने से बचें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाना खाने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धोएं, नाखूनों को काट के रखें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। आपके ऐसा करने से इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी है। हंसने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा शरीर तनाव मुक्त भी रहता है, जिससे इम्यूनिटी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने में व्यायाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ भी रहता है, रोग मुक्त भी रहता है। इसीलिए नियमित व्यायाम करें। भोजन के साथ सलाद का अधिक से अधिक उपयोग करें। सलाद में ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर आदि शामिल कर लें। अधिक सलाद खाने से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। अंकुरित अनाज का भरपूर मात्रा में सेवन करें। अनाज को अंकुरित करने से उसमें पौष्टिक तत्वों की क्षमता बढ़ जाती है तथा पचने में भी आसान हो जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रसदार फलों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। रसदार फलों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरबूज, गेहूं, दही, पालक, ब्रोकली, लहसुन, अदरक, अनार इत्यादि का प्रयोग करें, क्योंकि इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर ही सब कुछ होता है। इम्यूनिटी पावर अगर हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं घुसेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो कृपया इन चीज़ों को फॉलो करें।